हेलो एवरीवन, आप सबों का टीएसपी स्टडी जोन में स्वागत है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि बनाया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलते हैं आज के क्लास की तरफ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट फिजिक्स, बोले तो भौतिकी। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम जानेंगे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बोले तो विद्युत स्थैतिकी। विद्युत स्थैतिकी चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो विद्युत स्थैतिकी चैप्टर आपके जैक बोर्ड एग्जाम के अनुसार 8 नंबर का रहेगा। 8 नंबर में फॉर्मेट आपसे क्या पूछ सकता है, तो एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा और एक क्वेश्चन जो है वह आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का। ये आपका एग्जाम के पैटर्न रहेगा। इस आधार पे, इस पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से आपका 3 क्वेश्चन आएगा। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत स्थैतिकी होता क्या चीज है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आज के चैप्टर का कि इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए विद्युत स्थैतिकी देखा जाए तो ये हमारा फिजिक्स भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेश के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे, बोले तो इसके अंतर्गत हम चार्ज के बारे में जानेंगे। अब आवेश होता क्या चीज है, तो कहता है कि जब हम 2 वस्तुओं को घर्षण करते हैं, जब 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं तो रगड़ने के उपरांत आवेश की उत्पत्ति होती है। जैसे देखते होंगे कि आप अपने हथेली को रगड़ते हैं तो आपका हथेली गर्म हो जाता है। तो जब हम 2 वस्तु, कोई भी 2 पिंड ले ले, कोई भी 2 वस्तु ले ले, उन 2 वस्तुओं का जब हम घर्षण करेंगे तो घर्षण करने पर ये हमारा आवेश की उत्पत्ति होता है। ऐसी स्थिति में एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जो देता है, उसके ऊपर हमारा निर्माण होता है धन आवेश और आवेश को हम सूचित करेंगे Q से। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ले लेता है उस पर हमारा ऋण आवेश का निर्माण होता है, बोले तो -Q। तो देखिए कि यहाँ से हमें यह भी पता चला कि आवेश जनरली होता कई प्रकार का है, 2 प्रकार का, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। जो वस्तु घर्षण के समय, रगड़ते समय जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दे देता है उस पर हमारा धन आवेश का निर्माण होता है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उस वस्तु के ऊपर, उस पिंड के ऊपर ऋण आवेश का निर्माण होता है। अगर मैं आवेश की बात करूं तो आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। ये काल्पनिक क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र के अंतर्गत आवेश का आकर्षण या विकर्षण का बल कार्य करता है। जिस तरह से आप चुंबक को देखे होंगे, अगर एक चुंबक को दूसरे चुंबक के नजदीक लेकर जाते हैं तो उस पर या तो आकर्षण का बल आरोपित होता है या विकर्षण का बल आरोपित होता है। निर्भर करता है चुंबक के ध्रुव के ऊपर। अगर समान प्रकृति के ध्रुव को समीप ले जाते हैं तो विकर्षण का बल आरोपित होता है और असमान प्रकृति के ले जाते हैं तो आकर्षण बल आरोपित होता है। उसी प्रकार आवेश का भी यही गुणधर्म होता है। आवेश के चारों ओर जो हमारा क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम किसी अन्य आवेश को लेकर चले जाएं तो उस आवेश के ऊपर आकर्षण का बल कार्य करता है या विकर्षण का बल। अगर आवेश का प्रकृति
एक समान होगा, जैसे एक धन आवेश और दूसरा भी धन आवेश, तो इस परिस्थिति में हमारा विकर्षण का बल कार्य करेगा। लेकिन आवेश की प्रकृति जब अलग अलग रहेगा, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, तो ऐसी परिस्थिति में आकर्षण का बल कार्य करता है। तो आवेश के चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसको हमने बोला विद्युतीय क्षेत्र, जिसको हमने सूचित किया ई से। अब देखते हैं हम विद्युतीय क्षेत्र की बात करूं तो कहता है कि धन आवेश में उत्पन्न ये विद्युतीय क्षेत्र की जो रेखा है, ये रेखा बिल्कुल ही काल्पनिक रेखा होती है। इस रेखा को हम देख नहीं सकते हैं। तो कहता है कि धन आवेश में जो क्षेत्र रेखा उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र रेखा के दिशा जो है वह होता है बाहर की ओर, और ऋण आवेश में जो क्षेत्र रेखा उत्पन्न होता है उसकी दिशा होता है अंदर की ओर। देखिएगा जरा, मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं, जिससे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज हम विद्युतीय क्षेत्र रेखा, जिसको कि हम तीव्रता भी कहते हैं, इसी के आधार पर हम अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंतर्गत। तो कहता है कि धन आवेश में क्षेत्र रेखा के दिशा बाहर की ओर होता है और ऋण आवेश में क्षेत्र रेखा के दिशा अंदर की ओर होता है। जैसे ये हमने ले लिया धन आवेश, इसकी जो क्षेत्र रेखा उत्पन्न होगा, जो विद्युतीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न होगा, जो तीव्रता उत्पन्न होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वह बाहर की होगा। धन आवेश की क्षेत्र रेखा बाहर की ओर होता है। ये हमारा तीव्रता जो कि एक प्रकार का सदिश राशि है। उसी प्रकार यदि मैं ऋण आवेश की बात करूं, ये हो गया हमारा ऋण आवेश, और ऋण आवेश में देखा जाए तो क्षेत्र रेखा की जो दिशा होती है वह अंदर की ओर, ये देखिए अंदर की ओर आने का साइन हो गया, अंदर की ओर क्षेत्र रेखा आ रही है, सिमट रही है अंदर की ओर। तो ये हो गया हमारा ऋण आवेश जिसमें क्षेत्र रेखा अंदर की ओर, और ये हो गया धन आवेश जिसमें क्षेत्र रेखा तीव्रता बाहर की ओर। ये भी हमारा तीव्रता है, बोले तो सूचित इस सदिश राशि, जिसके कारण हमने वेक्टर चिन्ह मान दिया। तो आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, बोले तो विद्युतीय फ्लक्स। चलिए होता क्या चीज है, पहले आप उसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हाँ, कोशिश कीजिएगा कि आप अपने सामने पेन कॉपी अवश्य रखें, और मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनकर आप अपने शब्दों में डेफिनेशन लिखने की कोशिश जरूर करें। अगर आप डेफिनेशन नहीं लिख पाते हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि मैं डेफिनेशन कमेंट्स बॉक्स में डाल सकूं, जिससे आप आसानी से अपना नोट्स कॉपी तैयार कर सकते हैं। आज हम देखेंगे विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स बोले तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स होता क्या चीज है, पहले आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए कहता है कि जब कोई विद्युतीय क्षेत्र रेखा, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, जब कोई विद्युतीय क्षेत्र रेखा या जब कोई तीव्रता अगर कोई सतह से होकर गुजरे, तो उसी विद्युतीय क्षेत्र रेखा या तीव्रता का नया नाम हो जाता है फ्लक्स। जैसे देखिए मैंने एक सतह, कोई भी सतह ले लिया, ये मैंने एक आयताकार सतह ले लिया, ये देखिए ये हमने सतह ले लिया। अब जाहिर सी बात है कि ये सतह लिए तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल अवश्य होगा। मैंने क्षेत्रफल सदिश की चर्चा पिछले क्लास में की है, ऑफलाइन क्लास में हम देखे हैं क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। तो ये हमने एक सतह ले लिया। अब जाहिर सी बात है कि ये सतह है तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। मान लीजिए सपोज हमने बहुत छोटा सा सतह लिया है। अब बहुत छोटा तो हम बोर्ड पे दिखाएंगे नहीं, तो दिखाएंगे बहुत छोटा तो पढ़ेंगे कैसे, इसलिए मैंने उसको ड्रॉ थोड़ा बड़ा सा किया, लेकिन ये सतह बहुत छोटा है।
अब छोटा है तो जाहिर सी बात है कि इसका क्षेत्रफल भी है वो भी क्या होगा, छोटा होगा। तो हमने मान लिया इसके क्षेत्रफल को हमने सूचित कर दिया, सरफेस एरिया डी एस। ये देखिए डी जो है ये हमारा डी बोले तो डिफरेंशिएशन डेल्टा का टर्म है, जो बताता है अत्यंत छोटा इकाई को दर्शाता है ये डी डिफरेंशिएशन का टर्म डेल्टा। तो हमने सतह लिया, सतह का क्षेत्रफल हमने ds मान लिया। अब कहता है कि अगर कोई क्षेत्र रेखा, अगर कोई तीव्रता इस सतह से होकर गुजरेगा तो उसी तीव्रता को हम बोलेंगे फ्लक्स। जैसे देखिए ये तीव्रता हमारा गुजरा, क्या ये तीव्रता सतह से होकर गुजरा? नहीं गुजर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस तीव्रता को हम फ्लक्स नहीं कहेंगे, इसको हम फ्लक्स तभी कहेंगे, इसको फ्लक्स हम उस समय कह सकते हैं जब ये हमारा सतह से होकर गुजरेगा। तो चलिए अब हम तीव्रता को सतह से होकर गुजार रहे हैं, और जब तीव्रता किसी सतह से होकर गुजरेगा तो उसी तीव्रता को हम बोलेंगे विद्युतीय फ्लक्स या केवल फ्लक्स भी कह सकते हैं। अब देखिए ये तीव्रता हमारा सतह से होकर गुजरना शुरू हो गया है, इसी तीव्रता को हम बोलेंगे फ्लक्स। ये तीव्रता हो गया, जिसको हमने तीव्रता की बात करो तो सूचित ई से, और देखा जाए तो ये एक सदिश राशि होता है। तो कहता है कि जब कोई क्षेत्र रेखा, जब कोई तीव्रता किसी सतह से होकर गुजरेगा तो सतह से होकर गुजरने वाले तीव्रता को ही हम बोलेंगे फ्लक्स। कहने का अर्थ हुआ कि फ्लक्स भी एक प्रकार की तीव्रता विद्युतीय क्षेत्र रेखा ही है, बस वो क्षेत्र रेखा किसी सतह से होकर गुजर रहा है। तो हमने सतह जो लिया उसका क्षेत्रफल मान लिया ds। अब तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो मुझे क्षेत्रफल चाहिए वो अदिश रूपी नहीं सदिश रूपी चाहिए। तो सदिश कहने का मतलब उसमें दो चीज होना चाहिए, एक परिमाण मैग्नीट्यूड और दूसरा दिशा डायरेक्शन। तो ये देखिए ds देखा जाए तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 2 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर या 50 मिलीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। वह एक डिजिट, एक संख्या है, बोले तो परिमाण घट रहा है दिशा। तो दिशा को हम दर्शाएंगे यहाँ n यूनिट वेक्टर, n जो एकांक सदिश है उससे दिखाएंगे। और देखा जाए तो यह सतह के ऊपर, जो सतह लिए है उसके ऊपर ये लंब होता है। जैसे सपोज कि ये हमारा सतह हो गया तो इसका डायरेक्शन इस सतह पर एकदम लंबवत रूपी होता है। ये जो लंब रूपी है यही इस सतह का डायरेक्शन हमारा दिखाएगा, जिसको सूचित करेंगे n यूनिट वेक्टर से। तो चलिए हम एक लंबवत ले रहे हैं। अब तो 3D हम खींच नहीं सकते हैं, ऐसे तो हम दिखा नहीं सकते हैं, तो काल्पनिक रूपी हम 3D में बना दे रहे हैं। ये हमने लंबवत डायरेक्शन ले लिया, n यूनिट वेक्टर। और देखिए जब लंबवत डायरेक्शन लिए तो यहाँ थीटा की, यहाँ तीव्रता के बीच जो है कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, इस कोण को हम दिखा दिए थीटा से। तो एक बार आप पुनः सुनिएगा, कहता है कि जब कोई तीव्रता, जब कोई विद्युतीय क्षेत्र रेखा किसी सतह से होकर गुजरे तो सतह से होकर गुजरने वाली तीव्रता को ही हम बोलेंगे फ्लक्स। और फ्लक्स देखा जाए तो एक प्रकार की अदिश राशि होती है, जिसको कि हम सूचित करते हैं फाई से। अब देखिए तीव्रता के लिए कहता क्या है कंडीशन, कहता है कि उत्पन्न फ्लक्स का जो मान होता है, यहां पर ये जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, ये जो फ्लक्स है इसका मान इस सतह के क्षेत्रफल ds, इसका जो मान होता है फ्लक्स का मान सतह के क्षेत्रफल ds
और साथ ही साथ तीव्रता E के cos घटक के गुणनफल के बराबर होता है। अब यार आप जरा सोचिए, हमने क्षेत्रफल जो है कैसा लिया है, ds, आगे d लगा है, कहने का मतलब क्षेत्रफल हमने बहुत छोटा लिया है। अब क्षेत्रफल बहुत छोटा है तो आप जरा सोच के देखिए, तो फ्लक्स बहुत बड़ा उत्पन्न होगा? नहीं, फ्लक्स भी छोटा उत्पन्न होगा। जब क्षेत्रफल छोटा, सतह छोटा, तो फ्लक्स भी हमारा छोटा, और जब फ्लक्स छोटा उत्पन्न होगा तो फ्लक्स के आगे हम क्या लगा देंगे, d, और d लगाएंगे तो हमें वो छोटा को दर्शाने लगेगा, इकाई को दर्शाने लगेगा। तो कहता है कि उत्पन्न फ्लक्स का जो मान होता है, उत्पन्न फ्लक्स बोले तो d फाई, उत्पन्न फ्लक्स का जो हमारा मान होता है, ये उत्पन्न फ्लक्स का मान सतह के क्षेत्रफल ds तथा तीव्रता जिसको हमने सूचित किया है E से, तीव्रता के cos घटक बोले तो cos थीटा, यानी ds इंटू E cos थीटा, ds और E cos थीटा के गुणनफल के हमारा बराबर होता है उत्पन्न फ्लक्स सतह क्षेत्रफल ds और तीव्रता E के cos घटक के गुणनफल के बराबर होता है। अब d बोले तो यह है हमारा डेल्टा डिफरेंशिएशन का टर्म। जब हम डिफरेंशिएशन के टर्म को बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे तो इधर जाकर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यही अगर इंटीग्रेशन का चिन्ह रहता तो जाकर हो जाता हमारा डिफरेंशिएशन। तो चलिए है हमारा d डेल्टा डिफरेंशिएशन का टर्म, अवकलन का टर्म, तो डिफरेंशिएशन d को भेजेंगे तो जाकर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। तो इधर हमारा बच गया फाई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ हम सरफेस इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे, सतह क्षेत्रफल, ये हमारा सरफेस इंटीग्रेशन दर्शाएगा ds E cos थीटा। अब देखिए यार, हम घटक तोड़ने सीखे हैं, वेक्टर के रूप में परिवर्तित करने, कि जब हमारा cos थीटा रहता है तो ऐसी स्थिति में ये हमारा डॉट प्रोडक्ट में टूटता है, और जब ये साइन थीटा में रहेगा तो ऐसी स्थिति में ये क्रॉस प्रोडक्ट में टूटता है, क्रॉस गुना में टूटता है। तो जाहिर सी बात है हमारा यहाँ कौन सा थीटा है, cos थीटा, और cos थीटा है तो ये कौन से प्रोडक्ट में टूटेगा, डॉट प्रोडक्ट। जब हम तोड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में हम सदिश रूप में लिखेंगे। अब मैंने फ्लक्स की चर्चा की, ये हमारा अदिश राशि है, तो अदिश राशि है तो इसके ऊपर हम वेक्टर का निशान नहीं मारेंगे, यानी फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ds। अब जरा आइए फोटो में, अगर ds क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल को मैंने अदिश रूपी लिया है कि सदिश, मैंने सदिश लिया है। ये देखिए इसके डायरेक्शन को दिखा रहा है, यानी कि ds वेक्टर इनटू, और तीव्रता हमारा कैसा राशि होता है, सदिश राशि, यानी कि फाई बराबर हमारा फॉर्मूला मिल गया सरफेस इंटीग्रेशन ds वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो ये था हमारा विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। एक बार आप पुनः सुन लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। कहता है कि जब कोई क्षेत्र रेखा, जब कोई तीव्रता किसी सतह से होकर गुजरे तो उसी को बोलेंगे फ्लक्स। ये एक अदिश राशि है जिसको सूचित करेंगे हम फाई से। अब देखा जाए तो कहता है कि उत्पन्न फ्लक्स का जो मान होता है उसका मान सतह क्षेत्रफल और तीव्रता E के cos घटक के गुणनफल के बराबर होता है। डिफरेंशिएशन को भेजेंगे जाकर इंटीग्रेशन, cos जो है हमारा टूटेगा डॉट प्रोडक्ट में। तो आशा करता हूं कि आपको विद्युतीय फ्लक्स समझ में आया होगा। अब यहां से इसका हम मात्रक देखेंगे, और विमीय सूत्र मस्ट इंपोर्टेंट है आपका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से
और ये टॉपिक भी आपका मस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स 2 नंबर के लिए। तो देखते हैं जरा इसका मात्रक हमारा क्या मिलता है। अगर मैं मात्रक ऐसे ही लिख दूं तो आपको रटना पड़ जाएगा, इसलिए मैं मात्रक आपके सामने निकाल रहा हूं, जरा देखिएगा। उसको हम रफ में काम कर रहे हैं, रफ में काम कर रहे हैं ना, इसके नीचे ये काम नहीं कर रहा है, ये रफ में काम करके निकाल रहा है। आपको नोट में यही लिखना है कि इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक, इसके बाद रुक जाइए, रफ में निकाल कर देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए फ्लक्स के फाई बराबर आ गया हमारा सरफेस इंटीग्रेशन ds वेक्टर डॉट e वेक्टर, इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब एक तीव्रता की बात करूं तो यार तीव्रता के हम मात्रक पढ़ चुके हैं। तीव्रता का 2 मात्रक पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे न्यूटन पर कूलम और एक पढ़े होंगे वोल्ट पर मीटर। ये 2 मात्रक पढ़े हैं, हम दोनों पे निकाल रहे हैं इसे। तो सबसे पहले न्यूटन पर कूलम पे चल रही है। देखिए तीव्रता E जिसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इनटू ds बोले तो क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो हमारा मात्रक मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो एक मात्रक हो गया जिसको हमें यहाँ पे लिखना है, या करके हम दूसरा मात्रक भी लिखेंगे। दूसरा होता है तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। एक जैसा है, गुना में है, घात जुटेगा, 2 में से गया 1 बोले तो वोल्ट मीटर। तो ये हो गया हमारा मात्रक। अब हम चलेंगे इसके विमीय सूत्र की तरफ, डायमेंशनल फॉर्मूला की तरफ। डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए मुझे 3 राशि चाहिए, m l t बोले तो द्रव्यमान, लंबाई और समय, मास, लेंथ एंड टाइम। तो फाई बराबर, चलिए अब हम विमीय सूत्र भी रफ में कर रहे हैं। चलिए हम इंटीग्रेशन साइन को हटा दे रहे हैं, जो है उसको हम सिर्फ ले रहे हैं। एक है हमारा E और दूसरा है हमारा क्षेत्रफल ds। तीव्रता, अगर आप तीव्रता का विमीय सूत्र जानते होंगे तो आप शॉर्ट में भी निकाल सकते, नहीं तो मैं इसे और तोड़ रहा हूं। देखिए फाई बराबर विमीय तीव्रता, E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q इंटू ds बोले तो क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में देखा जाए तो 2 लंबाई होता है। आप किसी भी राशि का क्षेत्रफल लिख लीजिए, चाहे गोला हो, वृत्त हो, बेलन हो, शंकु हो, आयत हो, घन हो, घनाभ हो, आपको जिसका भी लिखना है आप लिखिए, उसमें लंबाई का 2 यूनिट आपको जरूर मिलेगा। तो क्षेत्रफल, इसका तो लंबाई का 2 यूनिट इसमें जान रहे हैं, l यानी l स्क्वायर, इसका तो विमीय हमें पता है, तो इसको भी चुपचाप लिखते चलेंगे, नहीं तोड़ रहे हैं। ds वेक्टर हटा दिए हैं, हम रफ काम कर रहे हैं। फाई बराबर हमारा आ गया F। देखा जाए तो F बल का विमीय सूत्र तो आप जानते होंगे, नहीं तो इसको हम और तोड़ेंगे। तो बल का विमीय सूत्र होता है mlt के घात -2। Q का देखा जाए तो मात्रक होता है C, कूलम। अब कूलम लिखे तो क्या इसमें mlt तीनों में कोई नजर आया? नहीं आया। तो नहीं आया तो अब हम क्या करेंगे कि Q को और तोड़ेंगे। तो F/Q बराबर हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है IT इंटू ds। अब हम विमीय आसानी से तैयार कर सकते हैं। फाई बराबर F का मेरा विमीय होता है mlt के घात -2 बटा धारा I का मात्रक एम्पियर, A और T समय के लिए हम लिखते हैं विमीय में बड़ा T, और ds बोले तो क्षेत्रफल यानी कि 2 यूनिट l स्क्वायर। इसके बाद कोशिश क्या करना है कि सबको हमें बटा के ऊपर ही रखना है, मतलब जो हर में हमें दिखाई दे रहा है कुछ, उसको भी हम खींचकर अंश में लेकर चले जाएंगे। तो जरा देखिए तो a और t दोनों का घात अभी कुछ नहीं तो क्या है a, और क्या में प्लस में, ऊपर खींचेंगे तो घात हमारा हो जाएगा माइनस में, यानी कि फाई बराबर m
इधर देखिए एल और एल इस पर 2 गो यहाँ, एक यहाँ 3 गो हो गया, एम एल क्यू टी के घात -2, एक खींच कर ऊपर तो ए के घात -1, टी खींच के ऊपर तो टी के घात भी माइनस, अब टी के घात -2 और एक यहाँ -1 तो -2 -1 -3, यानी फ्लक्स का विमीय सूत्र हमें मिल गया एम एल के घात 3 टी के घात -3 ए के घात -1, और विमीय सूत्र को जब भी लिखेंगे तो बड़ा कोष्ठ के अंदर। आशा करता हूं कि आपको इसका एसआई मात्रा, आपको फ्लक्स का विमीय सूत्र समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो 2021 ईस्वी का जो एग्जाम होगा उसमें आपका ये क्वेश्चन 5 नंबर का मेरे दृष्टि से छप चुका है। अभी ही मैं बोल दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में छप चुका है। हमारे दृष्टि से मैं जहां तक अनुभव की बात हो तो उसके हिसाब से ऐसा प्रतीत है कि ये क्वेश्चन आपका छपा हुआ है 5 नंबर में। टॉपिक है आपका गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट 5 नंबर की ये टॉपिक है। देखिए गॉस प्रमेय होता क्या चीज है, गॉस प्रमेय कहता क्या चीज है। गॉस ने बताया था, गॉस एक वैज्ञानिक का नाम है, भौतिक शास्त्री का नाम है। इसने बताया कि अगर कोई तीव्रता किसी बंद तल से होकर गुजरे, तीव्रता जब किसी बंद तल से होकर गुजरेगा, अब जाहिर सी बात है तीव्रता जब बंद सतह से गुजर रहा है तो सतह को छेद कर भेद कर पार कर रहा है, और सतह से जब गुजरेगा होकर तो उस तीव्रता को ही हम बोलेंगे फ्लक्स। तो कहता है गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम, गॉस ने बताया कि किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला क्षेत्र रेखा, चलिए अब क्षेत्र रेखा तब गुजरेगा क्योंकि उसकी उत्पत्ति जो है वह आवेश से होती है। तो एक हम आवेश को बंद तल में ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज ये हमारा हो गया बंद तल, एक हम गोला रूपी ले लिए, इसके अंदर हम रख दिए इसके केंद्र पर धन आवेश, बोले तो प्लस क्यू। अब देखा जाए तो धन आवेश है तो इससे उत्पन्न जो हमारा क्षेत्र रेखा होगा उसकी दिशा जो है कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। ये देखिए तीव्रता की जो दिशा है ये बाहर की ओर होगा, और ये तीव्रता देखिए यार किसी सतह से होकर गुजर रहा है और सतह से होकर गुजरेगा तो इसी तीव्रता को हम बोलेंगे फ्लक्स। मतलब तीव्रता भी एक प्रकार का फ्लक्स है, या फ्लक्स देखा जाए तो फ्लक्स एक प्रकार की तीव्रता है। लेकिन कुछ कंडीशन होते हैं, सतह से गुजरेगा तीव्रता तभी फ्लक्स है, अन्यथा वो फ्लक्स नहीं है। तब कहता है, सुनिएगा पुनः, गॉस ने बोला कि जब कोई तीव्रता, जब कोई क्षेत्र रेखा किसी बंद तल से होकर गुजरता है, बंद तल से होकर गुजरता है तो उत्पन्न जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का जो मान होता है वह तल के अंदर स्थित आवेश Q और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ε0 जिसे कि हवा या निर्वात की हम विद्युतशीलता भी कहते हैं, यानी कि फाई बराबर हमारा मिल गया Q/ε0। तो ये है हमारा गॉस प्रमेय। अभी इसका हम सत्यापन प्रूफ करेंगे कि फाई बराबर Q/ε0 हमारा कैसे आता है। पुनः सुन लीजिएगा, तीव्रता किसी तल से होकर गुजरे, किसी बंद तल से होकर गुजरे, किसी बंद सतह से होकर गुजरे तो जो फ्लक्स की उत्पत्ति हो रहा है उसका मान जो अंदर स्थित आवेश है और साथ ही साथ 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, यानी फाई बराबर हमारा मिल गया Q/ε0।
0। तो यही हमारा गॉस थ्योरम है। चलेंगे इसका हम सत्यापन करते हैं। सत्यापन आपका मस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी लिखेगा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन पूछेगा गॉस प्रमेय को लिखे और इसका सत्यापन करें, या अगले क्लास में देखेंगे गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, जहां से मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है खोखला गोला के लिए, या गोलीय खोल भी जिसको हम कहते हैं। गोलीय खोल के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता। चलिए पहले इसका हम प्रूफ करते हैं, सत्यापन करते हैं। सत्यापन देखिए, गॉस ने बताया कि तीव्रता को किसी बंद तल से होकर गुजरना पड़ेगा। सत्यापन के लिए हमने एक गोला ले लिया। ये हमने गोला लिया है यार, आप इसको वृत्त मत समझिएगा, 3D फिगर होता है गोला, जिसको कि मैं बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकता। ये गोला है, इसके केंद्र पर, सेंटर पे हमने कोई धन आवेश को रख दिया। अब धन आवेश है तो उत्पन्न क्षेत्र रेखा के दिशा कहां की ओर हो जाएगा? बाहर की ओर हो जाएगा। तीव्रता E। अब देखिए, जब ये तीव्रता जो है, तीव्रता कुछ सतह, तीव्रता जो है सतह से होकर गुजर रहा है, तो सतह से होकर गुजरेगा तो यहाँ कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल लेगा, और उस क्षेत्रफल को हमने सूचित कर दिया ds से दिखा दिए। अब ये क्षेत्रफल जो हमने सतह लिया, ये सतह का जो क्षेत्रफल है ये सदिश होना चाहिए। हम यहाँ क्षेत्रफल अदिश की चर्चा नहीं करेंगे, हम यहाँ क्षेत्रफल सदिश की चर्चा करेंगे, फैक्टर एरिया की चर्चा करेंगे। तो सदिश ये तब होगा जब इसमें कुछ डायरेक्शन होगा, और इसके डायरेक्शन को दिखाता है एन यूनिट वेक्टर, जो सतह के ऊपर एकदम लंब। तीव्रता ऐसे जरा, ये देखिए, ये हम सतह के ऊपर लंब डाल दिए, और लंब जो है वह हमारा दिखाएगा एन यूनिट। अब हमारा जो वो सतह है वो सदिश हो गया। चलिए, अब हमें किसी P बिंदु पर सपोज कर रहे हैं तीव्रता निकालना, इस बिंदु का नाम दे दिए P। वृत्त में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ ये हम वृत्त में ये किस चीज का काम करेगा? त्रिज्या का, क्योंकि ये केंद्र से परिधि के बीच की दूरी है, सूचित हमने R से ले लिया। तो देखिए, गॉस प्रमेय इसका सत्यापन करने के लिए कहता है कि माना किसी गोला के केंद्र पर कोई धन आवेश Q रखा हुआ है, जिसके कारण उत्पन्न तीव्रता की दिशा हमारा कहां की ओर होगा? बाहर की ओर होगा। अगर इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता को सूचित E से, और यह होता कैसा राशि है? सदिश राशि। तो P पर उत्पन्न तीव्रता, P पर तीव्रता हम P पर निकालने वाले हैं, तो उत्पन्न तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आवेश। आवेश हमने लिया है Q बाई दूरी का होल स्क्वायर। P पर देखिए, आवेश यहाँ निकालना है P पर, आवेश और यहाँ P, आवेश और यहाँ P, बीच की दूरी क्या है? R, तो R का स्क्वायर। अब हमने यहाँ लिया है E वेक्टर सदिश रूप में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक प्रकार का कांस्टेंट होता है, जिसका मान 9 गुना 10 के घात 9। क्यों आवेश, इसका कुछ ना कुछ मान होगा, R स्क्वायर दूरी कुछ ना कुछ मान, बोले तो अभी हमें केवल परिमाण मिला है, और इसके डायरेक्शन जो दिखाएगा R है, तो R के टर्म में इसका दिशा दिखा देगा R यूनिट वेक्टर। इसको हम मान लिए समीकरण 1। अब देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ से उत्पन्न जो तीव्रता है, उत्पन्न तीव्रता, यही तीव्रता हमारी त्रिज्या के रूप में काम कर रही है। जो उत्पन्न तीव्रता है, यही तीव्रता हमारी त्रिज्या के रूप में काम कर रही है। कहने का मतलब उत्पन्न तीव्रता जो है वह त्रिज्या होगा, त्रिज्या के रूप में होगा, जिसके कारण तीव्रता E और N यूनिट वेक्टर के बीच बना कोण। जरा देखिएगा, तीव्रता भी भाग रहा है उधर, N यूनिट वेक्टर भी उधर, इधर, दोनों एक ही दिशा में भाग रहा है, और देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के समांतर भी है।
तो जब दोनों एक ही दिशा में हो, समांतर हो, तो ऐसी स्थिति में हमारा बना कोण क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो देखा जाए तो उत्पन्न तीव्रता जो है ये त्रिज्य है, जिसके कारण तीव्रता E और एकांक अभिलंब सदिश n यूनिट वेक्टर के बीच बना कोण हमारा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो इस समीकरण को आप जरा तैयार करके रखिएगा। चलते हैं आगे। तो उत्पन्न फ्लक्स P बिंदु पर उत्पन्न फ्लक्स, P बिंदु पर उत्पन्न फ्लक्स फाई बराबर कहता है सरफेस इंटीग्रेशन, अभी हमने देखा है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन E, जिसका मान अभी हमने निकाला है, यानी E बराबर आया है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर इंटू देखिए ds, ये हमारा क्षेत्रफल सदिश रूप में है। इस सदिश को तोड़ेंगे तो उसमें दो चीज होना चाहिए, एक परिमाण और दूसरा डायरेक्शन दिशा। तो ds वेक्टर के लिए लिख सकते हैं ds इंटू n यूनिट वेक्टर परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा, ये परिमाण और दिशा मिलकर हमारा बन जाएगा सदिश। यानी फ्लक्स उत्पन्न फ्लक्स फाई बराबर आ गया सरफेस इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। देखिए तो गुना में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, R स्क्वायर इंटू ds और साथ ही साथ मिल गया R यूनिट वेक्टर इंटू n यूनिट वेक्टर। देखिए R यूनिट वेक्टर और n यूनिट वेक्टर, इसका मान हो जाएगा हमारा 1, तो उसका मान करेंगे 1, तो हमारा उत्पन्न फ्लक्स फाई बराबर मिल गया सरफेस इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर और साथ है ds। इधर फर्स्ट में लिख देंगे कि चूंकि R यूनिट वेक्टर इंटू n यूनिट वेक्टर का मान जो है वह हो जाता है 1। अब जरा आगे सुनिएगा। देखिए ये है हमारा इंटीग्रेशन। अब कहता है इंटीग्रेशन उसी टर्म का होता है जिस टर्म के साथ हमारा डेल्टा d लिखा हो, इसी का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन देखिए s बोले तो सरफेस एरिया, ये है हमारा क्षेत्रफल, यानी इंटीग्रेशन होगा क्षेत्रफल के सापेक्ष, क्षेत्रफल के सापेक्ष, क्षेत्रफल के सापेक्ष। इसका अर्थ हुआ कि अगर इसमें कोई क्षेत्रफल वाला टर्म होगा तो उसका इंटीग्रेशन होगा, और अगर इसमें कोई क्षेत्रफल का टर्म नहीं होगा तब ये हमारा बनेगा कांस्टेंट अचर पद, और इसको हम इंटीग्रेशन चिन्ह से ले आएंगे बाहर। तो देखते हैं कि हमारा क्षेत्रफल का टर्म है कि नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट स्थिरांक है, इसमें तो क्षेत्रफल की कहीं चर्चा भी नहीं कर सकते हम। क्यों आवेश, ये कोई क्षेत्रफल नहीं है। R स्क्वायर, ये दूरी, ये भी कोई क्षेत्रफल नहीं है, अर्थात ये सभी के सभी हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन चिन्ह से हमारा आ जाएगा बाहर। यानी कि उत्पन्न फ्लक्स फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर इनटू सरफेस इंटीग्रेशन ds। अब इंटीग्रेशन का अर्थ क्या होता है जरा आप सुनिएगा। देखिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है कुल, टोटल, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है यूनिट, छोटा से छोटा, अत्यंत छोटा। तो यहाँ देखिए ds क्षेत्रफल, आगे इंटीग्रेशन जिसका अर्थ हो जाएगा कुल, तो इसका अर्थ हुआ कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। अब यार आप देखिए तो प्रूफ करने के लिए मैंने फोटो किसका बनाया है, बेलन का, शंकु का नहीं, हमने गोला का बनाया है। तो कुल क्षेत्रफल हम यहाँ प्रयोग किसका करेंगे, गोला का प्रयोग करेंगे।
कुल क्षेत्रफल अर्थात गोला का कुल क्षेत्रफल, और गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी उत्पन्न फ्लक्स फाई बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए जो कटेगा उसको काटते हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर का कहानी खत्म, कट गया। 4 पाई से 4 पाई भी कट गया। तो अब हमारा बचा क्या? पाई बराबर ऊपर हमारा बच गया क्यू और नीचे हमारा बच गया एप्सिलॉन 0। देखिए जो प्रूफ करना था वो मेरा आ गया, ये हो गया हमारा प्रूफ। आशा करता हूं कि आपको गॉस प्रमेय समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग की चर्चा करेंगे और आपका आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।